एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट होता है फॉर द एस्पिरेंट्स जो कि मास्टर्स कर चुके हैं या मास्टर्स अपीयरिंग है। कि किस तरह से आपने यूजीसी नेट क्रैक किया, किस तरीके की प्रिपरेशन रही आपकी। वी हैव 11 सब्जेक्ट्स एट पीडब्ल्यू जिसमें हम पेपर 2 और पेपर 1 हमारे पास है, उसकी तैयारी कराते हैं। पीडब्ल्यू की तरफ से कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो उनका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। क्या सिलेबस चेंज हो गया है यूजीसी नेट का? एक स्वामी विवेकानंद जी की सेइंग है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल यू अचीव इट। सो अभी तक अगर आपने शुरुआत नहीं की है तो अभी भी मौका है। द डे विल स्टार्ट, लाइन वहीं से शुरू होगी जहां से आप खड़े हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पेशल पॉडकास्ट। यूजीसी नेट जून 2025 का जो एग्ज़ाम आने वाला है उससे रिलेटेड आप डेली कमेंट्स करते हैं कि मैम किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है, ऐसी कौन सी ट्रिक है जिसका इस्तेमाल करके हम अच्छे से यहाँ पर स्कोर कर सकें। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि मैम आप पीडब्ल्यू यूजीसी नेट के बारे में हमसे बात करते हैं बट उसके बारे में हमें थोड़ी सी और नॉलेज दीजिए। तो आज आप सभी लोगों के लिए यूजीसी नेट प्रिपरेशन से रिलेटेड, उसकी स्ट्रेटजी से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं पीडब्ल्यू यूजीसी नेट की जो अमेजिंग फैकल्टी हैं या कहीं एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, चांदनी मैम जी से। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में और जानना चाहेंगे आपसे, आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, यूजीसी नेट के बारे में, पीडब्ल्यू के बारे में हमारे कैंडिडेट्स को, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है पीडब्ल्यू में। थैंक यू सो मच दिव्या मैम फॉर सच अ वार्म वेलकम एंड वार्म इंट्रोडक्शन। सो सबसे पहले तो मैं अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम चांदनी मूलचंदानी है और बहुत सारे एस्पिरेंट्स जानते होंगे दैट आई टीच पॉलिटिकल साइंस। मैं पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 पढ़ाती हूँ एंड आई एम फैकल्टी एट फिजिक्स वाला। तो जैसे आपने कहा कि मैं यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के बारे में बताऊं, तो ये एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट होता है फॉर द एस्पिरेंट्स जो कि मास्टर्स कर चुके हैं या मास्टर्स अपीयरिंग हैं और आगे की अपनी पढ़ाई या जॉब्स की तरफ जाना चाहते हैं। अगर हम पढ़ाई और जॉब्स की बात करें तो कौन से डिग्री का दरवाज़ा खुलता है, तो वो है पीएचडी डिग्री। वन ऑफ द डिग्री विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेटेड, कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेटेड डिग्रीज इन द कंट्री, क्योंकि उसके बाद हमारे नाम के आगे लग जाता है डॉक्टर। और अगर हमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब चाहिए या फिर हमें रिसर्च इंटर्न्स की जॉब चाहिए, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए खुल जाते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने के बाद। नेट और जेआरएफ एक ही एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में भी हम बात करेंगे अभी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पीडब्ल्यू के बारे में सब जानते हैं दैट वी टीच यूजीसी नेट जेआरएफ। वी हैव 11 सब्जेक्ट्स एट पीडब्ल्यू जिसमें हम पेपर 2 और पेपर 1 हमारे पास है, उसकी तैयारी कराते हैं। और वैसे ये एग्ज़ाम साल में 2 बार 81 सब्जेक्ट्स में कंडक्ट होता है। जी, तो मैम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी आप जानते हैं कि न्यूज़ में भी आ रहा था कि जगदीश कुमार जी जो यूजीसी के चेयरमैन हैं, उन्होंने बोल दिया है कि जो 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसके एस्पिरेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा है कि एप्लीकेशन फॉर्म में थोड़ा सा कैंडिडेट ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो पहले जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है बट ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे अपीयर करेंगे, तो कौन यहाँ पर एलिजिबल होगा या कौन यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकता है, एक बार थोड़ा सा कैंडिडेट्स को हमारे क्लियर करें। मैम देखिए, अभी जून का नोटिफिकेशन आएगा तो हमारे सामने पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आ पाएगी। अगर हम चेयरमैन सर की बात सुने तो बिल्कुल उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमें एक दिशा दिखा रहे हैं, बट जो फाइनल ड्राफ्ट आएगा, एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आएगा, उसमें हमें पता चलेगा कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने रखा है। जैसे अभी इस समय में जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, जून के एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, उस समय में इस एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या तो आप मास्टर्स अपीयरिंग हैं, मतलब आप मास्टर्स अपीयरिंग हैं, फर्स्ट ईयर हैं तो भी आप दे सकते हैं, सेकेंड ईयर हैं तो भी आप दे सकते हैं, एंड मास्टर्स पास आउट है तो भी आप दे सकते हैं। और उसके अलावा 55% का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मास्टर्स की डिग्री के लिए। लेकिन जो मास्टर्स फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं जो अपीयर करेंगे, उनका ऐसा है कि जब तक आपका सर्टिफिकेट आएगा, वो डिग्री आ जानी चाहिए, तभी वैलिडिटी होगी। तो जून के हिसाब से नोटिफिकेशन आने के बाद ही हम ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो चेंजेस हुए हैं फिर ही बात कर पाएंगे कि क्या हुआ है। एंड लेट्स सी क्या होता है, 4 साल के कोर्स वाले स्टूडेंट्स को भी मौका मिलता है कि नहीं। बिल्कुल, डेफिनेटली मैम। और जैसे कि हम बात भी कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ से रिलेटेड, तो जैसे कि आप ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, तो अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस अगर हमारे कैंडिडेट के साथ शेयर करें कि किस तरह से आपने यूजीसी नेट क्रैक किया, किस तरीके की प्रिपरेशन रही आपकी, जिससे उनको गाइडेंस मिल सके कि आगे किस तरह हमें प्रिपरेशन करनी है। मैम मुझे ऐसा लगता है कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो है वो एक ऐसा मौका देता है एस्पिरेंट्स को जिसमें वो अपने पोटेंशियल को बहुत कम समय में होता है ना एक टाइम और उसका आउटपुट का रेशियो,
तो टाइम और आउटपुट के रेशियो की अगर हम बात करें तो टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। टाइम और आउटपुट के रेशियो में एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें अपना पोटेंशियल बहुत अच्छे से एस्पिरेंट समझ सकते हैं। जैसे कि हमारा एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट होता है, तो 6 महीने में हम फोकस रह के पढ़ाई कर सकते हैं। अनलेस अगर हम ये 6 महीने भी नहीं यूटिलाइज़ कर पाए, लेट्स से तो मिनिमम मैम कितना टाइम हमें रिक्वायर्ड होता है एग्जाम की तैयारी करने के लिए? जी बताती हूँ मैम। एक्चुअली यहाँ पे ये तैयारी हर स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करती है। पहले मैं आपके पहले क्वेश्चन का आंसर दूंगी कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी आखिर कैसे स्पेशल है या क्या स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सकता है। तो बाकी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देखोगे तो वो साइकिल 1 साल, कुछ एग्ज़ाम होती है 2 साल तक भी साइकिल चलती है, बट ये 6 महीने की साइकिल है। आप इसको कवर कर रहे हो एंड देन यू आर गेटिंग रिवॉर्ड्स। इसके अपेक्षा में 6 महीने की कड़ी मेहनत हम कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम की तैयारी अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आप बहुत ही आसानी से करके और ये एग्ज़ाम दे सकते हो। इसके लिए बस आपको कंसिस्टेंसी और थोड़ा सा फोकस, हार्डवर्क, राइट स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। और आपने कहा कि आखिर कैसे, कितना पढ़ना चाहिए। हाँ, मतलब कितना टाइम उनके लिए रिक्वायरमेंट एंड एनफ होगा जब हम तैयारी कर रहे हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जिन्होंने अभी जून एग्जाम आ रहे हैं, अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी 6 मंथ से स्टार्ट कर चुके हैं। तो ऐसे में क्या पॉसिबल है कि तैयारी की जा सकती है, प्रिपरेशन की जा सकती है एग्जाम आने के टाइम तक? मैम ये कैंडिडेट टू कैंडिडेट बहुत डिफ़र करता है। अगर मैं टॉपर्स के इंटरव्यूज़ लेती हूँ, हमारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है, मैं एक टॉपर से पूछूंगी कि आपने कितने महीने तैयारी की, तो मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं क्वालिफाइड, जेआरएफ क्वालिफाइड, जो कहेंगे मैम हमने 2 महीने पढ़ा। कुछ ऐसे भी है जो कहेंगे मैम हमारा दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट था। तो मैं क्यों कह रही हूँ ये कैंडिडेट टू कैंडिडेट डिफ़र करता है, क्योंकि इसमें आपकी मास्टर्स डिग्री का रोल बहुत बड़ा है। पेपर 2 अगर हम बात करें तो उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे आपके पेपर के, आपके सब्जेक्ट के जिसमें आपने मास्टर्स किया है। तो अगर हम पेपर 2 की बात कर रहे हैं, पेपर 2 में आपको एक्सपर्टीज़ है, आपने बहुत अच्छे से मास्टर्स में पढ़ाई करी है, तो आप क्या देखोगे कि आपने फिर PYQs पे फोकस किया। बिल्कुल वो होता है ना, यू नो योर गोल, यू हैव टू जस्ट हिट। तो आपने उस पर फोकस किया, 2 महीने में भी बच्चे निकाल लेते हैं। लेकिन वो 2 महीने के पीछे इतनी जो रेगरस आप 2 साल मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हो, वो थोड़ी सी कहीं छुपी होती है। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी मे बी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, मास्टर्स अच्छे से किया है फिर भी पकड़ नहीं बैठ पा रही है सिलेबस पे, तो इसीलिए उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। बट मैं सारे एस्पिरेंट्स को, जैसे आपने कहा कोई अगर अभी शुरू करना चाहता है, तो सारे एस्पिरेंट्स को मैं ये एक सलाह देना चाहूँगी कि आप जब भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करें, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, कम से कम 5 पेपर देखें। अभी मैं 5 साल भी नहीं कह रही, क्योंकि साल में 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। कम से कम 5 पेपर देखें, पेपर को सॉल्व करें, पेपर का पैटर्न एनालाइज करें, सिलेबस देखें, तब आप डिसाइड करें कि आप किस लेवल पे हैं। एंड क्या अभी से 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या जितने भी महीने बाकी हैं एग्ज़ाम में, आप इस एग्ज़ाम को एम करना चाहते हैं अगले एग्ज़ाम को, लाइक दैट। बिल्कुल बिल्कुल मैम। और सबसे अच्छी बात है जिस तरीके से आप बता रहे हो, जिस जोश से हम लोगों को बता रहे हो, तो मेरे को यही लगता है कि जिस मतलब हम लोगों को जो चीज़ चाहिए होती है ना, वो सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि हमारी हार्ड वर्क जो है वो तो काम कर ही रही है, बट हमारा कितना ज़्यादा जोश है उस चीज़ को करने के लिए, वो भी है। तो मैम ये जोश किधर से लाते हो आप? मतलब इतना मोटिवेशन कहाँ से आता है आपको? कौन ऐसे आपके रोल मॉडल हैं जो इतना मोटिवेट करते हैं आपको? मैम मोटिवेशन तो मुझे स्टूडेंट से ही आता है, टू बी ऑनेस्ट। कई बार ऐसा होता है हम क्लास लेने जाते हैं और क्लास लेने से पहले टायर्ड हैं या अपना किसी काम में उलझे हुए हैं। Definitely. लेकिन क्लास लेने जाएंगे, स्क्रीन के सामने आप आओगे, आप बातचीत करना शुरू करोगे, योर स्टूडेंट्स डेवलप अ कनेक्ट विद यू। उस कनेक्ट के बेसिस पे दे वांट यू टू रिस्पॉन्ड इन सर्टेन वे। अगर उन्होंने गुड मॉर्निंग लिखा सपोज कमेंट्स में और मैंने उनके गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं दिया, तो उनका आता है गुड मॉर्निंग मैम दोबारा। एंड इट इंस्टिगेट कि नहीं, हमारे ऊपर जिम्मेदारी तो है ही है। और उनसे बातचीत करके बहुत ही मतलब मोटिवेशन तो मुझे उनसे ही मिलता है, उनके क्वेरीज, उनके क्वेश्चन से ही। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये स्टूडेंट इतना इनपुट डाल रहा है, क्योंकि मैम देखो मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ, कोई भी सब्जेक्ट है, आप भी टीचर हैं, वी ऑलवेज टीच बिफोर टीचिंग। हम पढ़ के और पढ़ाते हैं, टीचिंग नॉलेज लेने का कोई भी एंड नहीं है। तो जब भी हम पढ़ के पढ़ाते हैं तो उनके कोई क्वेश्चंस होंगे, कोई क्वेरीज होंगे, आप सॉल्व कर रहे हो, कभी आपको लग रहा है कि उनका ओपिनियन डिफर कर रहा है क्योंकि काफ़ी सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है,
तो उसको टैकल करने के लिए मुझे मोटिवेशन तो वही देते हैं कि मैं और पढूं और पढ़ा सकूं। मैम एक चीज़ और भी है कि जनरली सब कहते हैं टीचिंग जॉब जो है वो काफ़ी बोरिंग जॉब रहती है, ठीक है ना, काफ़ी टाइम इसमें जाता है, टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो ऐसे टाइम पे जब टीचिंग के बारे में ऐसा कहा जा रहा है, जैसे यूजीसी नेट क्रैक करते हैं, पीएचडी की फील्ड पे जाते हैं, रिसर्च की फील्ड में जाते हैं, ऐसे में आपने ये जो है अपना कैरियर चुना, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम टीचिंग जॉब बोरिंग कहे जाने वाले दिन गए ऐसा मुझे लगता है। अगर कोई कह रहा है कि टीचिंग जॉब बोरिंग है तो दे डोंट नो द एसेंस ऑफ दिस जॉब, ऐसा मुझे लगता है। या वेरी भी कर सकता है पर्सपेक्टिव टू पर्सपेक्टिव, बट एज अ टीचर हाउ आई हैव डेवलप्ड माई पर्सनैलिटी, हाउ आई हैव कनेक्टेड विद स्टूडेंट्स, दैट एक्सपीरियंस इज वंडरफुल। आपने कहा कि मैंने इस प्रोफेशन को क्यों चुना, तो ये प्रोफेशन मैंने चुना नहीं था। मैं बहुत ही ऑनेस्टी के साथ इसका जवाब देना चाहूँगी। एक होता है टीचर बाय चांस, एक होता है टीचर बाय चॉइस। तो मैं बाय चॉइस तो नहीं हूँ, मैं बाय चांस हूँ। मैं कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रही थी, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। यूजीसी नेट मैंने मीनवाइल ही दिया था, मेरा पीएसआईआर ऑप्शनल था और यूजीसी नेट एग्जाम मेरा क्लियर हो गया था क्योंकि हमने पॉलिटिकल साइंस आईआर पढ़ा था। तो अब अगर आप मेरा एज अ टॉपर्स इंटरव्यू लेते उस साल, तो मैं आपको बताती कि मैंने तो 10 दिन पढ़ के एग्जाम क्लियर किया था। तो कैंडिडेट आप देख सकते हैं कि मैम ने खुद यहाँ पर बोला है कि 10 दिन में भी अगर आप ठीक से पढ़ रहे हो, स्ट्रेटजीज आपकी अच्छी हैं, तो आप क्रैक कर सकते हो। बट मैम उसके पीछे एक बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड है, डेफिनेटली बैकग्राउंड तो वो तो है। तो खैर मैंने एग्जाम क्लियर किया एंड देन आफ्टर दैट एग्जाम क्लियर करने के बाद फिर भी मैं कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रही थी, मीनवाइल कंटेंट डेवलपिंग का काम किया एंड ऐसा लगा कि हाँ टीचिंग कर सकते हैं। कुछ ऑफर्स आए एंड देन आई ऑप्टेड फॉर टीचिंग। जो आपकी पहली क्लास थी और जो आज मेरी क्लासेस हैं, उसमें मैं अपनी जर्नी देखती हूँ कि मैं कितना इवॉल्व हुई हूँ और वही जर्नी मुझे और पुश करती है आगे और बेहतर करने के लिए। तो टीचिंग प्रोफेशन मैंने चूज़ तो भले बाय चांस किया था, बट व्हेन आई एंडेड अप बीइंग हियर आई स्टार्टेड एंजॉइंग। मुझे बहुत मज़ा आने लगा पढ़ाने में और आज तक मुझे मज़ा आता है। हाँ, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन हो सकता है जब आप थोड़े अपने जो लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हो वो वही डिलीवर कर रहे हो, बट जब आप नई नई चीज़ें ट्राई करते रहते हो। मेरा सब्जेक्ट करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है, करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो मैम करंट अफेयर आपकी पेपर 1 में भी इस समय आ रहा है, तो आई थिंक ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं जो यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं आपके सिलेबस में कि करंट अवेयरनेस से भी क्वेश्चन आएगा जी। तो उसके लिए भी थोड़ा सा आप अगर कैंडिडेट को बताएं, क्योंकि कैंडिडेट जनरली क्या करता है, यूनिट 10 तक तैयार करता है पेपर 1 में या पेपर 2, जैसा आपने कहा सब्जेक्टिव की बात, तो क्या करंट अवेयरनेस या जीके उसको भी मतलब प्रिपरेशन करना ज़रूरी है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैम ज़रूरी तो है और इट इज़ नॉट कि वो 10 यूनिट के अलावा है। जैसे कि अगर हम पेपर 1 की बात करें, देयर इज सेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, देयर इज सेक्शन ऑफ डिफरेंट फिलोसफीज, लेट्स से। तो अगर एनवायरमेंट पे कोई डील हो रही है, कोई फिलोसफी न्यूज़ में है, जैसे लिंगायत सेक्ट आजकल न्यूज़ में है, तो आपको वो पढ़ना है। इट इज़ रिलेटेड विद योर स्टैटिक सिलेबस ओनली। ये पेपर 1 की बात है। सिमिलरली इन पेपर 2 वी हैव अ लॉट ऑफ टॉपिक्स जो कि आपके स्टैटिक हैं। जैसे कि सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका एक सवाल बनता है, करंट अफेयर से क्वेश्चंस कैसे आते हैं उस पर मैं थोड़ी बात करना चाहूँगी। आपका एक सवाल बनता है कि सपोज गवर्नर जो है, राज्यपाल भारत में, उनकी अध्यादेश की शक्तियाँ, ऑर्डिनेंस की पावर्स कौन से आर्टिकल में दी हैं, लेट्स से। हमें लगता है कि ये स्टैटिक सिलेबस से आया है, बट कहीं ना कहीं हमने देखा कि गवर्नर ने पिछले 2-3 महीने में अपने अध्यादेश की पावर्स का प्रयोग किया है। आप अगर अखबार पढ़ रहे हैं, न्यूज़ से अपडेटेड हैं, तो आपके सामने ये आर्टिकल बार बार आया है आपके स्टैटिक सिलेबस का पार्ट, बट ये करंट अफेयर्स से आपका स्टैटिक सिलेबस निकाला गया। एक तो इस तरीके का सवाल बनता है और दूसरा प्योरली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड। जैसे कि अभी पॉलिटिकल साइंस का जो लास्ट पेपर हुआ था यूजीसी नेट जेआरएफ, एक सवाल था कि जो इटली की प्राइम मिनिस्टर थी मेलानी जी, जिनके साथ बहुत रील्स वायरल हुए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी के, तो वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जाम और एनटीए टेस्ट कर रहा है कि आपने अखबार तो पढ़ा, आपने वो रील्स शॉर्ट्स तो एंजॉय किए, बट डू यू नो कि वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की है? वो कंजर्वेटिव माइंडसेट की है, लिबरल है, राइट आइडियोलॉजी की है, क्या वो हमारी जो अभी रूलिंग पार्टी है उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से अलाइन करती हैं कि नहीं? तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। और करंट अफेयर्स के लिए एक ही तोड़ है, कोई भी कंपाइलेशंस, कोई भी लेक्चर्स आपको हेल्प कर सकते हैं, बट उससे सब मतलब एक जो तोड़ है, कहते हैं ना रामबाण इलाज, वो है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें। आपको रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना है, चाहे जितना बिजी शेड्यूल हो, चाहे जो भी हो, कम से कम
45 मिनट्स आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर में ऑब्वियसली नॉट द एंटरटेनमेंट सेक्शन, नॉट द बॉलीवुड सेक्शन, बट जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है उसको पढ़ना है। धीरे धीरे आप पढ़ोगे, आपको खुद इंजॉय करने लगोगे उसको, आपको खुद देखने को मिलेगा कि आपकी इन्फॉर्मेशन क्या थी और कहाँ से कहाँ पहुँची है। तो न्यूज़पेपर सारे एस्पिरेंट्स को मैं सजेस्ट करूँगी रोज़ पढ़ें। तो मैम आप जैसे टीचिंग लाइन में हैं, आप प्रोफेशन है आपका, तो कितने टाइम का एक्सपीरियंस है आपको इस फील्ड में? मैम मुझे 7 साल हो गए पढ़ाते हुए। 7 साल हो गए हाँ, पढ़ाते। 7 years आई एम फुल टाइम अ टीचर, और उससे पहले भी मैंने फ्रीलांसिंग में टीचिंग करी, कंटेंट डेवलपमेंट किया, लेकिन 7 साल हो गए मैं फुल टाइम टीचर। तो मैम अभी जैसे हम जिस प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं, पीडब्ल्यू का प्लेटफॉर्म है, तो आपने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, तो यहाँ पर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से ये इतना डिफरेंट किस तरीके से है? मतलब एक तरीके से अगर हम बात करें तो पीडब्ल्यू की यूएसपी क्या है? जी सो मैम मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज़ वी फोकस ऑन गिविंग मोर एंड मोर टू स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे एक छोटी सी एक इंफॉर्मेशन या कहें किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरा जब रिक्रूटमेंट हो रहा था, जब इंटरव्यू हो रहा था, तो होता है आपका इंटरव्यू हुआ और उसके बाद आपको मौका मिलता है कि आपको कुछ पूछना है क्या जी। तो मैंने पूछा था जो सर इंटरव्यू ले रहे थे मेरा, उनसे कि सर व्हाट वी आर लुकिंग फॉर आगे। उन्होंने कहा मैम हम सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बहुत अच्छी सी अच्छी नॉलेज देनी है, दैट इज़ इट। और ये जो थॉट है, ये सिर्फ थॉट वैसा नहीं था जो थॉट था, इसको मैं प्रैक्टिकली भी ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद देख रही हूँ दैट क्वालिटी एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वालिटी एजुकेशन आपको देनी है और क्वालिटी एजुकेशन के साथ आपको फोकस करना है कि कैसे हम बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व करें। बिकॉज मैम शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। मैं क्लास में अपने स्टूडेंट से कहती हूँ कि एक अपने टीचर और दूसरे अपने डॉक्टर से आपको कुछ नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि छुपाओगे तो कुछ सीख नहीं पाओगे। जी बिल्कुल। तो टीचर के सामने यू हैव टू ओपन योर हार्ट। मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रही हूँ, मेरे बच्चे मास्टर्स कर रहे होते हैं या करके आए होते हैं, बट मैनी ए टाइम्स स्टूडेंट्स को बहुत बेसिक से बेसिक चीज़ें नहीं आती हैं। और मैं आपको ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये कभी ना कभी मैं भी फेस कर चुकी हूँ। जब मैंने भी तैयारी की तो मुझे बहुत हेजिटेशन होता था, हिचक होती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको बहुत अच्छे से जानना है, समझना है, तो आपको टीचर्स के सामने खुद को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, सवाल पूछने पड़ेंगे। और जब आप सवाल पूछोगे, जानोगे, समझोगे, उसी समय ही आपको खुद को फील होगा कि हाँ मतलब अब आपका सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट बढ़ेगा। नहीं तो अभी तक तो आप रट रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, ये प्रक्रिया चली आ रही है, मास्टर्स तक आपने किया है, बट आगे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपको पीएचडी में अपने उस सब्जेक्ट को जीना है, तो आपको यहाँ पे इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। तो मेरा भी हमेशा यही फोकस रहता है, एंड पीडब्ल्यू का भी फोकस यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व कर पाएँ, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट दे पाएँ। क्वालिटी कंटेंट एज इन कि बच्चे के मन में छोटा से छोटा जो डाउट है उसे क्लियर करें, बड़े से बड़े जो क्वेरीज हैं अगर हमें नहीं आते सपोज, तो हम उसको समझें बच्चा क्या पूछना चाह रहा है। बहुत सारी चीज़ें हमें स्टूडेंट से सीखने को मिलती हैं, एंड देन हम उस हिसाब से उन्हें रिस्पॉन्ड करें। तो मैम एक चीज़ और भी है, जैसे पीडब्ल्यू की तरफ से कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो उनका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि किस तरीके से उसमें जो है आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करता है। जी ज़रूर, आपने पीडब्ल्यू के कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बात किया, तो जो भी स्टूडेंट्स अभी जून 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए हमारे पास अभी 2 बैचेस हैं। वन इज़ मिशन JRF और उसके अलावा दूसरा हमारा अभी क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया है। तो वो क्रैश कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर चुके हैं या फिर जो कॉन्फिडेंट हैं कि मैं एग्ज़ाम दूंगा इस बार, बट थोड़ा पुश चाहते हैं या फिर थोड़े प्रैक्टिस चाहते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट रिविजन चाहते हैं, तो क्रैश कोर्स उन्हें हेल्प करेगा। और मिशन JRF जो है उसमें हमारा सिलेबस जो है पूरा पढ़ाया जाता है, ऑल यूनिट वाइज, पेपर 1 पेपर 2। तो ये 2 कोर्सेज हैं हमारे अवेलेबल पीडब्ल्यू ऐप पे, उसके प्लानर्स अपडेटेड हैं। कोर्सेज में सिर्फ क्लासेस नहीं देते हम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको क्लासेस दी काम खत्म। सबसे पहले तो हम आपको लाइव लेक्चर्स देते हैं। अगर स्टूडेंट लाइव लेक्चर नहीं अटेंड कर पा रहा है तो रिकॉर्डिंग्स भी आपके पास अवेलेबल हैं, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल हैं, कॉलेज गोइंग हैं, अपने हिसाब से आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ नोट्स मिलते हैं। एक नोट्स वो जैसे मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ और पीपीटी है, पीपीटी में मैं कुछ लिख के समझा रही हूँ, तो वो नोट्स भी आपको एज इट इज़ मिलेंगे। और दूसरा पीडीएफ नोट्स मिलते हैं जो कि डिटेल्ड होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में नोट्स मिलते हैं। क्लासेस इंग्लिश में चलती हैं, जैसे अभी आप और मैं बात कर रहे हैं इंग्लिश, और वैसे उसके अलावा हिंदी इंग्लिश दोनों में सेपरेट पीडीएफ नोट्स मिलते हैं।
DPPs मैम देते अभी हैं जैसे हम। आपने नोट्स की बात करी तो जी। थोड़ा सा नोट्स के बारे में, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो तो नोट्स की बहुत वैल्यू है, तो जी। एक थोड़ा सा कैंडिडेट ये भी जानना चाहते हैं कि नोट्स बनाना ज़रूरी है, और अगर बना रहे हैं तो क्या हैंड रिटन बनाएं या डिजिटली, जैसे PDF वगैरह होती है, तो क्या करना चाहिए, थोड़ा सा जी। इस चीज़ के बारे में बताएं। जी। मैं पहले वो कोर्स की डिटेल्स जी, कंप्लीट जी, करती हूँ। जी। और DPPs हम स्टूडेंट्स को देते हैं, दैट इज डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो हर चैप्टर से होती है। ठीक है। एंड जो दिसंबर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फाउंडेशन कोर्स है। फाउंडेशन मतलब वो अभी से अपने पेस पे तैयारी शुरू कर सकते हैं अपने टीचर्स के साथ। ठीक है। और मैम नोट मेकिंग के सवाल पे मैं आपके आती हूँ, उससे भी पहले एक डाउट जो स्टूडेंट्स के मन में हमेशा रहता है कि ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग में क्या उतना ज़्यादा अवेलेबिलिटी या उतना बिल्कुल। ज़्यादा कनेक्टिविटी हो पाती है क्या? तो मैं बताना चाहूँगी, आप मेरे स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ देखेंगे या आप अगर मुझे जानते होंगे जो स्टूडेंट्स, वो इससे बिल्कुल सहमत होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन मोड में, जैसे मैं अपनी ही बात करूं, तो अवेलेबिलिटी के माध्यम बस बदले हैं। अवेलेबिलिटी का जो ज़रिया है वो बदला है, अवेलेबिलिटी का लेवल नहीं बदला। अगर आप ऑफलाइन एक टीचर को जितना अवेलेबल पाओगे उतना ही आप ऑनलाइन में भी पाओगे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैंने आपसे कहा कि हमारा पर्पस है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको दे पाएँ। तो उसमें हम टेलीग्राम लाइव्स कंडक्ट करते हैं। टेलीग्राम लाइव पे बच्चों से ऑडियो वीडियो कॉल के जरिए बात करते हैं, और वो बच्चे वो नहीं है जो एनरोल्ड है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे, हमारे PW के टेलीग्राम चैनल पे मैं लाइव लेती हूँ जिसमें एनरोल्ड या फिर फ्री सब्सक्राइबर्स सारे हमारे स्टूडेंट्स जुड़ते हैं। अपने जनरल प्रॉब्लम्स, अपने पर्सनल से लेकर के कोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी शेयर करते हैं कि मैम इसको कैसे डील करें। देन उसके अलावा बाकी हमारे पास डाउट रेजोल्यूशन का भी पोर्टल है जहाँ पे डाउट रेजोल्यूशन के सारे उनके क्वेरीज सॉल्व होते हैं। नाउ मूविंग टू नोट्स का पार्ट, तो नोट मेकिंग ज़रूरी है। नोट मेकिंग ऑफलाइन करनी है या ऑनलाइन, उसके पीछे मैं ये बताऊंगी कि आपका पर्पज़ है नोट मेकिंग का कि आप वो नोट्स इसलिए बना रहे हो कि आपको उसे रिवाइज करना है। अप टू यू, आप लिखने में बहुत फास्ट हैं, अप टू यू आप डिजिटली काम करने में बहुत फास्ट हैं। आपका नोट मेकिंग का पर्पस ये नहीं है कि आप वो नोट से एक किताब तैयार कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की, वो जब आप JRF क्लियर करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तब पब्लिश कीजिएगा। अभी आपका पर्पस है कि ये नोट मेकिंग आपको रिविजन के लिए हेल्प में आएगी। तो इसीलिए आप वही चीज़ें लिखें जो आपको लग रहा है कि आप भूल रहे हैं, फैक्ट्स, डेटा, या फिर आप वही चीज़ें लिखें जो कि आपको लग रहा है कि आपको इम्पॉर्टेंट है लास्ट मोमेंट में पढ़ने के लिए। इट इज़ नॉट लाइक आप लिख रहे हैं, उसमें इतना टाइम जा रहा है, आप रिवाइज नहीं कर पा रहे। डज नॉट मेक एनी सेंस। मैं खुद ऑनलाइन थोड़ा कम काम करना पसंद करती हूँ। कभी भी कोई भी डिस्कशन होता है जनरली कैंडिडेट्स यही जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चीज़ें हैं, कि कोचिंग करें कि ऑनलाइन करें, किस में बेटर हमारी प्रिपरेशन हो सकती है, जिसमें इंटरेक्शन भी हो सके, या हम कहें कि डायरेक्टली जैसे ऑफलाइन कोचिंग होती है तो वहाँ पर हम डायरेक्टली उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हमारे प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो सकते हैं। बट जैसे ऑनलाइन की हम बात करते हैं, क्या यहाँ पर भी डाउट सेशंस होते हैं जहाँ पे क्वेश्चंस, उनकी जो भी क्वेरी उसको सॉल्व किया जा सके? जी मैम, वही मैं आपको बता रही थी कि टेलीग्राम लाइव पे हम वीडियो ऑडियो कॉल्स के थ्रू उनके डाउट्स भी सॉल्व करते हैं। ये तो हो गई एक जनरल मतलब एक ऐसा एक्टिव इनिशिएटिव हम कहें। लेकिन बाकी हमारे प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि हमारे पास जहाँ पे नोट्स हैं, DPPs हैं, डाउट रेजोल्यूशन की भी बात है, वहाँ पे डाउट रेजोल्यूशन का भी पोर्टल है। जब स्टूडेंट अपनी क्वेरी डालते हैं 24 आवर्स में उनको एक हमारा टैट है 24 आवर्स का, उनको रिप्लाई ज़रूर मिलता है। अच्छा मैम, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे अभी आपने PW के बारे में बात की, तो PW की स्टडी मटेरियल आता है, टेस्ट सीरीज आती है, तो उसका USP क्या है? मैम, जो टेस्ट सीरीज़ है, स्टडी मटेरियल है, डेफिनेटली वो हमारी एक्सपर्ट टीम ने डिज़ाइन की है। जी। दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, और उससे भी सबसे अच्छी बात यह है कि वो एग्ज़ाम के पैटर्न को ध्यान में रख के दी गई है। नॉट लाइक द टेस्ट सीरीज विच आर मेनी टेस्ट सीरीज आर देयर विच आर अवेलेबल, जिसमें बच्चे को ये दिखाने के लिए कि हम कितना डिफ़िकल्ट पेपर बना सकते हैं, वैसा पेपर नहीं बनाया गया है। पेपर वैसा ही है जैसा आपका UGC नेट JRF एग्जाम का पेपर होता है। जैसे इस समय कहा जा रहा है, न्यूज़ में भी आप देख रहे होंगे कि जो सिलेबस है कंटिन्यू ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या सिलेबस चेंज हो गया UGC नेट का या मॉडिफाई हुआ है, क्या चीज़ हुआ है? क्योंकि कैंडिडेट अगर प्रिपरेशन कर रहा है, जून का एग्जाम आ रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म किसी भी टाइम आ सकता है, तो ऐसे में कौन से सिलेबस से तैयारी करें कि प्रॉपर हमारी जो स्ट्रेटजी है उसी तरीके से काम करे? मैम देखिए, एक मैं आपको बताऊंगी, जो एडटेक या फिर अभी ऑनलाइन का हमारा समय है ना, उसके प्रोज और कॉन्स दोनों ही हैं। प्रोज तो हमने बहुत सारी बात की और हम सब उसका यूज़ भी कर रहे हैं, मैं खुद भी यूज़ कर रही हूँ। कौन एक ये है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन का भंडार है, उस इन्फॉर्मेशन से कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है, कौन सी गलत, वो हमें हमारे रीज़न के बेसिस पे चूज़ करना है।
तो कोर्स अपडेट होने की बात आ रही है, काफ़ी समय से आ रही है, 3 साइकिल्स हो चुकी हैं जब से ये कोर्स अपडेट होने की बात हो रही है। बट अगर हम कोर्स के अपडेट, सिलेबस के अपडेट होने की बात करें तो सिलेबस का अपडेशन ऐसा नहीं है कि रातों रात होगा, कि जून का नोटिफिकेशन आया और उसके साथ आ गया कि आपका सिलेबस चेंज हो गया है। नॉट एट ऑल पॉसिबल। बहुत ही जेन्युइन ये एक थॉट हमें देना है कि अब जून के लिए तो सिलेबस नहीं बदलने वाला, दिसंबर के लिए बदलेगा तो वो जून में आपको पता चल जाएगा। जब एनटीए चाहता है कि आप 6 महीने में एग्जाम की तैयारी करके दो, तो 6 महीने के कार्यकाल में वो आपको बता देंगे टाइम पीरियड में कि आप 6 महीने पहले आपका सिलेबस चेंज होने वाला है और आपको ऐसे पढ़ना है। 6 मंथ का टाइम ये लोग लेंगे अगर चेंज ऐसा होता है या कुछ होना भी? चाहिए और ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 6 महीने का टाइम ये लेंगे। एंड एक चीज़ मैं और मैम यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, अगर सिलेबस चेंज की बात हो रही है तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस में 10 यूनिट में से 9 बदल दी या 10 यूनिट में से 5 बदल दी, ऐसा नहीं होने वाला। कुछ टॉपिक्स छोटे मोटे जो अभी तक आपके एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ रहे थे, हिडन थे, वो ऐड होंगे या डिलीट होंगे। दिस इज द चेंज विच वी कैन एक्सपेक्ट। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पॉलिटिकल साइंस के जो 10 स्तंभ है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, उसमें से एक को हटा दिया, ये पॉसिबल नहीं है। तो सिलेबस वही है जो आपने मास्टर्स में अभी तक पढ़ा है। सिलेबस पे के किस पॉकेट को वो मेंशन करना चाहते हैं एक्सप्लिसिटली खुलकर, और किस पॉकेट को थोड़ा हिडन रखना चाहते हैं, ये चेंजेस आने को मिल सकते हैं। और अगर बदलेंगे तो सबके लिए बदलेंगे। तो जितना समय आपके पास है उतना ही आपके कॉम्पिटिटर के पास है तैयारी के लिए, तो आप उसको वैसे ही सोचें। तो मैम एक चीज़ और थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं, जैसे आपने पेपर 1 के बारे में इतनी अच्छी चीज़ बताई, सारी चीज़ें क्लियर करी हैं, पेपर 2 भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो जानना चाहते हैं कि पेपर 1 में ज़्यादा स्कोर करे कि पेपर 2 में स्कोर करे। पेपर 1 के लिए एक बार फिर भी हो जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, बट जो पेपर 2 है उसका प्रिपरेशन किस तरह किया जाए, और पीडब्ल्यू में ऐसे कितने जो सब्जेक्ट जैसे आपने बताए, तो ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जिसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं पेपर 2 के लिए स्पेशली? जी मैम, पेपर 1 पेपर 2 दोनों को हमें इक्वल टाइम देना है। इक्वल एज इन, भले पेपर 1 से 50 सवाल हैं, पेपर 2 से 100, बट आपको ये ध्यान रखना है कि पेपर 1 वो सब्जेक्ट है जो जनरली स्टूडेंट्स का ओपिनियन मेरे पास आता है, जो आपने कुछ सालों से नहीं पढ़ा होता है। पेपर 2 आपने अपने मास्टर्स तक पढ़ा है, आपने एमए किया है पॉलिटिकल साइंस में, आपने पढ़ा है, तो आपको थोड़ा सा पता है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ह्यूमैनिटीज़ वाले घबराते हैं डीआई से, घबराते हैं मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल काफ़ी इस समय आ रहे हैं, टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत है जी। तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों को इक्वल टाइम देना है। और अभी तक जो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं एग्जाम के पैटर्न में हमारे फेवर में, वो ये है कि अभी हमारी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर 2 पेपर 1 का कोई टाइम सेग्रीगेशन नहीं है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, मिला करके आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। आप चाहो तो आधे घंटे में पेपर 1 करो, 2.5 घंटे में पेपर 2, आप चाहो तो 2 घंटे में पेपर 1 करो, 1 घंटे में पेपर 2। तो ये एक बहुत बेनिफिट है। प्लस स्कोर भी कंबाइंड हमारे सामने आता है, मतलब 50 क्वेश्चन इधर, 100 क्वेश्चन उधर, 150 में से 150 में से टोटल आपको 110, 100, 120 अपने सब्जेक्ट के कट ऑफ के हिसाब से टारगेट करने हैं। द थिंग इज दिस कि अगर आपका पेपर 2 का गेम स्ट्रॉन्ग है, अगर आप पेपर 2 में 90 तक लेकर के आ रहे हो सही 100 में से, तो फिर आप पेपर 1 में 30 कर रहे हो, चल रहा है, 25 कर रहे हो, चल रहा है। बट अगर आपको पेपर 2 में लग रहा है कि आपका कम स्कोर हो रहा है, तो पेपर 1 में आपको अपना गेम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। और रही बात पेपर 2 की प्रिपरेशन की, जैसे आप कह रहे थे, तो वी ऑफर 11 सब्जेक्ट्स ऑन पीडब्ल्यू, और उन 11 सब्जेक्ट्स में आपको हम प्रोवाइड करते हैं क्लासेस लाइव रिकॉर्डेड, नोट्स एंड देन डीपीपीज एंड डाउट रेजोल्यूशन एज वेल। तो पेपर 2 की तैयारी आप कर सकते हैं हमारे साथ। पेपर 1 के हमारे पास सेपरेट बैचेस भी हैं। सेपरेट एज इन, मतलब अगर पीडब्ल्यू में हम चाहें तो पेपर 1 भी ले सकते हैं, हाँ, या फिर दोनों को एक साथ कंबाइन भी हम ले सकते हैं? जी मैम, पेपर 1 का सेपरेट बैच भी आप ले सकते हैं, या फिर पेपर 1 पेपर 2 का कॉम्बो भी आप ले सकते हैं। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे पेपर 2 के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे अभी हमारी इस बार की AIR 1 थी संस्कृत की, तो संस्कृत का हम अभी सब्जेक्ट नहीं ऑफर कर रहे हैं, बट उन्होंने पेपर 1 हमसे पढ़ा था जी, और पेपर 1 में शी गॉट 100 परसेंटाइल। तो पेपर 1 के बहुत सारे ऐसे मतलब सब्जेक्ट्स हैं पेपर 2 के जो कि नहीं कवर हो पाते हैं जनरली, क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स बहुत कम बैठते हैं, या फिर वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे रीजनल लैंग्वेजेस हो जाती हैं। तो वैसे में वो पेपर 1 का भी कोर्स सेपरेटली ले सकते हैं। मैम जैसे कि आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हो, पीडब्ल्यू पर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, तो मैम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिन्होंने अच्छे से रैंक किया है, या पर्टिकुलर आपने किसी को पढ़ाया हो जिसको आगे कैरियर में हेल्प मिली हो, ऐसा कुछ आप अगर शेयर करना चाहें? मैम द लिस्ट इज़ लॉन्ग, ओके, द लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग। आप देख सकते हैं टॉपर्स इंटरव्यू पीडब्ल्यू UGC नेट पे, आप देख सकते हैं हमारे हर सेशन के बाद कितने सारे टॉपर्स हमारे आते हैं, हम टॉपर्स इवेंट करते हैं,
उसके अलावा हम उनकी स्ट्रैटेजी चाहते हैं कि स्टूडेंट्स तक पहुँचे। जी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी पीएचडी कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी पीएचडी नहीं करके और असिस्टेंट प्रोफेसर जो हमारे स्टेट पीएससी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं कि वो तैयारी क्लियर करके बन चुके हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। जी। तो हमारे जो स्टूडेंट है, एक तो एडटेक में होने का हमारा फायदा है कि हमारे स्टूडेंट्स कश्मीर से कन्याकुमारी हर जगह हैं। तो ये बहुत अच्छा हमारे लिए एक बेनिफिट है कि हमारे स्टूडेंट्स को आप देखोगे, यू विल फाइंड देम एवरीवेयर। तो मैम लास्ट में एक बार एक थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे, इतनी सारी हम लोगों ने बातें करी एजुकेशन से रिलेटेड, अपनी हॉबीज के बारे में आप कुछ बताना चाहें? हॉबीज के बारे में, सो आई लाइक कुकिंग अ लॉट। ओके। शायद नहीं रिलेट कर पाते होंगे लोग मुझसे, मतलब जो अभी तक नहीं जानते तो नहीं रिलेट कर पाते मतलब होंगे, ऐसी भी है कि चांदनी मैम क्या और एक्स्ट्रा क्या करती हैं, तो थोड़ा जानना चाहते हैं कैंडिडेट इसके बारे में भी। मैम मुझे कुकिंग बहुत पसंद है। वैसे तो हमारा पूरा टाइम थोड़ा क्लासेस के लेक्चर्स तैयार कीजिए, नोट्स अपडेट कीजिए, बच्चों से बातें कीजिए निकल जाता है। जो भी थोड़ा बहुत टाइम बचता है मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत सारी कुकिंग करूँ। तो मुझे कुकिंग बहुत पसंद है। और उसके अलावा आई लाइक म्यूजिक एज वेल। तो कुछ आप प्ले कर लेते हो क्या, गिटार प्ले नहीं वगैरह करती, कुछ? म्यूजिक सुनना पसंद है। जब भी मैं खाली बैठी हूँ मुझे लगता है कुछ ना कुछ संगीत बजता रहे, वैसा। ओके। तो कोई ऐसा कैंडिडेट को एक लास्ट टाइम जो एडवाइस करना चाहो आप, क्योंकि एग्जाम आ रहा है यूजीसी नेट जून 2025 का, तो एक लास्ट एडवाइस जो कैंडिडेट को आप करना चाहो? एक स्वामी विवेकानंद जी की सेइंग है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल यू अचीव इट। सो अभी तक अगर आपने शुरुआत नहीं की है तो अभी भी मौका है। द डे विल स्टार्ट, लाइन वहीं से शुरू होगी जहाँ से आप खड़े हो जाएंगे। तो डे विल स्टार्ट जब से आपने तैयारी शुरू की है। तो अगर अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है, आप करना चाहते हैं, एग्ज़ाम के बारे में प्रॉपर अपनी नॉलेज को गैदर करें, स्ट्रैटेजी को फाइनलाइज करें, थोड़े से गाइडेंस की आपको आवश्यकता है, और उसके बाद आप बस तब तक ना रुके जब तक अपनी मंजिल को ना पा लें। हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी का कोई तोड़ नहीं है। हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत में लग जाएं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू चांदनी मैम, आपने इतनी अच्छी बातें बताई हैं, कैंडिडेट्स को इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो आप सभी की तरफ से भी चांदनी मैम थैंक यू वेरी मच आपको। और कैंडिडेट्स अभी टाइम है, आप तैयारी कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो, जैसा मैम ने भी एडवाइस किया है आप कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम। तो यहाँ पर पॉडकास्ट हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू। थैंक यू टू यू टू।